हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वैदिक युग के बारे में। क्या सम्राट हर्षवर्धन और सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के समय में क्या कोई वैदिक काल था? यदि था तो क्या उसका कोई सबूत है? इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ कालिदास, जो कि तथाकथित जो काल्पनिक पात्र है, उसके बारे में भी जानेंगे। और उज्जैन में उत्खनन प्राप्त अशोक की जगह पर ब्राह्मणी और मुगल गठजोड़ से महाकाल का मंदिर निर्माण कराया, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब वैदिक युग का घालमेल। लिखते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासन काल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत के कर्क रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक वेधशाला बनवाया और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उस उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के साथ साथ उज्जैनी विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाए। लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त वेधशाला और अशोक स्तंभ की जगह पर ब्राह्मणी मुगल गठजोड़ की महाकाल मंदिर स्थापना हो गई। आज कहाँ चला गया वह उज्जैनी विश्वविद्यालय और खगोलीय वेधशाला? गुप्त काल की मुद्रा और वेधशाला का साक्ष्य आप चित्र संख्या 43 में देख सकते हैं। ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दूं कि स्वर्ण काल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक ऋचाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और मनुस्मृति समेत संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक जिस भी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जाती, तो उस समय के भारत में रह रहे सैकड़ों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनगिनत भाष्य लिख देते। लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले और ना ही आज तक इसको जानने वाला एक विद्यार्थी मिला है। जबकि इन सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश में फैले हुए थे और आज की खुदाई में जमीन के नीचे संबंधित साक्ष्य मिलते। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रसारित करने का साक्ष्य सभी को दिखता। आज स्वर्ण युग के समय को देखते हुए कोई यह बताए कि भारत के सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों में वेद और संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता है? यह सवाल पैदा होता है। नोट: आज के तथाकथित धूर्त लेखक महाकवि पंडित कालिदास को इसी गुप्त काल के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और कविता का लेखन किए। लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब पंडित कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था, तो फिर वह वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा? यह सवाल पैदा होता है। पंडित कवि कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। कारण यह स्पष्ट है कि यह
वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्म नदियों के जैसी 850 ईस्वी के बाद से बौद्धिक और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। गुप्त काल का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का आध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी कोई वैदिक आध्यात्म का नामो निशान नहीं मिला है। उस समय का जो भी आध्यात्म मिलता है वह भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रतिसमुत्पाद, विपश्यना जैसी अन्य ज्ञानपरक बातों का मिलता है। गुप्त काल के समय में भी इतना शिक्षण संस्थान रहते हुए भी कोई भी वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखा। उस समय ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राथमिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी विपश्यना, अलकनंदा जैसे आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसे अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाली गंगा नदी के समान महामार्गदाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिसे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त काल के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। परंतु गुप्त काल का वैदिक मंदिर कौन सा है, यह सवाल है। कुछ साक्ष्य और उस मंदिर का नाम भी बताएं, यह भी आपसे सवाल है। दूसरी बात लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युक्त वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ, यह भी प्रश्न पैदा होता है। तीसरी बात लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और वैदिक काल की निर्मित वैदिक मंदिर के आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ा है, तो फिर उस मंदिर का निर्माण करने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा, यह प्रश्न है। उस विशाल सम्राट के किले का भी कोई साक्ष्य मिलना चाहिए ना, यह सवाल है। क्या आप लोग कुछ मदद करोगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में, यह तथाकथित इतिहासकारों से सवाल है। लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्ति खुदाई में मिली है वे सभी अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाले मार्गदाता की है। क्यों महाशय, है ना मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी। गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी का आगमन होता है, लेकिन यह क्या सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वेद या वैदिक और चातुर्वर्णागत समाज का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। भारत में एक समय तक सभी प्रमुख बातों को देखते हुए अभिलेख सुरक्षित रखने की परंपरा का प्रचलन चल पड़ा था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई साक्ष्यों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है, लेकिन कोई इसको देखकर यह बताए कि कहाँ चातुर्वर्णागत समाज की बातें लिखी हैं। प्राप्त साक्ष्यों में से किस अभिलेख में वेद और वैदिक ऋचाओं का उल्लेख है, यह सवाल है। भाई, वैदिक काल हो और संस्कृत में उद्धृत वैदिक ऋचाएं आज तक प्राप्त नहीं हो, यह सवाल भी पैदा होता है। किसी भी वैदिक देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली हो, यह भी सवाल पैदा होता है। शैवपंथी या वैष्णव पंथियों के किसी ग्रंथों का
कोई नामो निशान नहीं मिला हो, यह भी सवाल पैदा है। भाई फिर वैदिक काल किसे कहते हैं, यह सवाल पैदा होता है। भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत की ज्ञान विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे, जिन्होंने यहाँ रह रहे सभी संस्कृति को काफी नजदीक से देखकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने का काम किया, जिनमें से फेमस हैंसांग और फाहियान और त्सिंग है। लेकिन उनके यात्रा वृत्तांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चातुर्वर्णागत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है। वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचारित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिनमें उस समय के राजा महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रहा करते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के जो भी साक्ष्य मिले हैं वे 9वीं 10वीं सदी के बाद के हैं। फिर भी आज के वैदिक लेखक और गुरुग्राम और कुलगुरु को अपनी कल्पना से पूर्व काल में स्थापित करने में लगे हैं। आखिर आप लोग बताओ कि यह वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल कहाँ स्थापित था, यह सवाल है। उस गुरुकुल में किस राजा महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे? फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर राजकुमार विद्यार्थी अपने गुरुकुल से जकड़े हुए अभिलेख लिखकर क्यों नहीं छोड़े, यह सवाल पैदा होता है। नोट: जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था, तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले साक्ष्यों के विश्लेषण से कहीं भी वैदिक काल का कोई उन्नत ज्ञान और साक्ष्य क्यों नहीं दिखा, यह सवाल पैदा होता है। फिर आप लोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ईसा पूर्व काल की सभ्यता रही है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, भारतीय शैक्षणिक पुस्तकों में सत्ता भोगी समाज और जातिगत सम्मान भोगी वर्गों द्वारा एक निश्चित एजेंडा के तहत गैर पुरातात्विक रूप से लिखी गई या लिखवाई गई वैदिक सभ्यता वाली पाठ्य पुस्तक का प्रभाव होना। तो जो लोग भी सरकार में रहे उनका ये कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इतिहास में ही मिलावट कर दी। दूसरा, भारतीय बहुसंख्यक समाज के अंदर क्षेत्रीय स्तर पर घटने वाली सभी परंपरागत को वैदिक रीति रिवाज की मान्यता की दृष्टि से जोड़कर देखना, जिसका परिणाम बहुसंख्यक समाज के मानस पटल पर अपनी मान्यताओं का लेप लगाना। तो यह लेखक ने दो मुख्य कारण बताए हैं और उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हर्षवर्धन और विक्रमादित्य के कार्यकाल तक भी वैदिक काल का कोई लेखा जोखा नहीं था, न ही कोई कालिदास था। हमने जानने का प्रयास किया। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।